अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अब ठीक होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। अभी तक आप हमारी 3 एपिसोड्स इस सीरीज़ की देख चुके हैं, जिसमें आपको नई मालूमात हासिल हुई होंगी मुख्तलिफ ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में। ईटिंग डिसऑर्डर्स पाकिस्तान में ज़्यादा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे ज़्यादा ज़िक्र नहीं किया गया आज तक, और ये पहली दफ़ा है कि डिटेल में ईटिंग डिसऑर्डर्स पे हम बात कर रहे हैं। आज की एपिसोड में हम 5 मुख्तलिफ और नए ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में जानेंगे कि वो ईटिंग डिसऑर्डर्स किन वजूहात की वजह से होते हैं, उनमें पेशेंट के साथ क्या मसाइल पेश आते हैं और किस तरह हम पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को वो ईटिंग डिसऑर्डर स्टार्ट हो चुका है। आज सबसे पहले जिस ईटिंग डिसऑर्डर पे मैं बात करूँगी वो है कंपल्सिव एक्सरसाइज ईटिंग डिसऑर्डर। जैसे कि नाम से ही इसके ज़ाहिर हो रहा है कि ये कोई ना कोई एक्सरसाइज से रिलेटेड है, तो डेफ़िनेटली ये उन्हीं लोगों में हमें ज़्यादा मिलेगा जो बहुत ज़्यादा वॉक करने के शौकीन हैं और बहुत ज़्यादा ही वो वॉक करते रहते हैं हर वक्त, या बहुत ज़्यादा जिम जाते हैं जो लोग, उनमें ये डिसऑर्डर पाया जाता है। किसी के अंदर कंपल्सिव एक्सरसाइज डिसऑर्डर है, हम इस तरह पहचान सकते हैं कि वो पर्सन हर वक्त उसको एक्सरसाइज करने का शौक़ होगा, इवन उसकी एक्सरसाइज कोई इम्पोर्टेंट काम के वक्त भी वो कर रहा होगा, जबकि वो इम्पोर्टेंट काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत ही डिफरेंट टाइमिंग्स पे वो कर रहा होगा। जैसे रात के टाइम भी एक्सरसाइज ही कर रहा होगा वो इंडिविजुअल, और इनअप्रोप्रिएट सेटिंग्स में वो कर रहा होगा, यानी सिर्फ अपने घर में या जिम में या पार्क में नहीं, किसी ऐसी जगह भी जाके कर रहा होगा जहाँ दोस्तों के साथ बैठा हुआ होगा, वहाँ पे भी एक्सरसाइज करना शुरू कर देगा, या बहुत ज़्यादा वॉक करना वो पेशेंट शुरू कर देगा, या इतनी एक्सरसाइज पेशेंट करना शुरू हो जाए कि उसको उस एक्सरसाइज की वजह से दर्द भी हो रही है और चोट भी लग रही है, ज़ख्म भी हो रहा है, लेकिन फिर भी वो एक्सरसाइज करना बंद नहीं कर रहा। और जब वो एक्सरसाइज नहीं कर पाता तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है, एंग्जाइटी होने लग जाती है कि क्यों नहीं वो एक्सरसाइज कर सका आज। उसकी एक्सरसाइज की रूटीन बिल्कुल चेंज नहीं होती, चाहे कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी मौसम हो, कोई भी हालात हो, एक्सरसाइज करना वो पर्सन नहीं छोड़ता। रेस्ट करने पे या सुकून से बैठने में उसे तंगी होती है। इसके अलावा एक्सरसाइज़ वो इसलिए भी करता है कि एक्सरसाइज़ के थ्रू अगर उसको ज़्यादा गुस्सा आया हुआ हो तो वो एक्सरसाइज़ करना शुरू कर देता है, ज़्यादा खुश हो तब भी एक्सरसाइज़ करना शुरू कर जाता है। तो वो अपने इमोशंस को एक्सरसाइज़ के थ्रू एक्चुअली मैनेज करता है। इसकी वजह से वो डेफ़िनेटली, क्योंकि हर वक्त वो एक्सरसाइज़ का ही उस पे जुनून सवार होता है, तो इस वजह से वो अपनी फैमिली और दोस्तों से भी अलग रहना शुरू कर देता है और एक्सरसाइज़ ही करता रहता है हर वक्त। या छुप के एक्सरसाइज करता है, या सबके सामने वो अपनी वॉक या वर्जिश कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी वर्जिश की रूटीन किसी चीज़ के लिए या किसी काम के लिए चेंज नहीं करता। हर वक्त एक्सरसाइज करना भी हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। हमारा खाना इतना नहीं होगा जितना हम उसको बर्न ऑफ कर रहे हैं और एक्सरसाइज कर करके। तो जो लोग बहुत ज़्यादा, जिनको ये मसला हो, कंपल्सिव एक्सरसाइज का डिसऑर्डर जिनके अंदर हो, तो उनके अंदर डेफिनेटली इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानात भी होते हैं, जिसमें एक हम कहते हैं फीमेल एथलीट ट्राइड। फीमेल एथलीट ट्राइड बेसिकली ये है कि एक्सरसाइज कर करके पेशेंट की मसल में दर्द शुरू होने लग जाता है, मसल वीकनेस हो जाती है, हर वक्त पेशेंट थका हुआ रहता है। इसके अलावा पेशेंट की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जो बोन डेंसिटी है वो कम हो जाती है पेशेंट के अंदर, और फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। हर वक्त जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, हर वक्त मसल्स दुख रही होती हैं, बाजू और टांगों में दर्द रहता है पेशेंट के, हर वक्त पेशेंट थका हुआ होता है, अपने जो नॉर्मल काम है वो भी नहीं कर पा रहा होता पेशेंट, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली होती है। और ऐसे पेशेंट से बहुत ज़्यादा गला ख़राब होना या साइनोसाइटिस का मसला होना ज़्यादा शुरू हो जाता है, और इन्फेक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं ऐसे पेशेंट के अंदर। तो बड़ा ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को फ़ौरन आइडेंटिफाई किया जाए, ताकि उनको सही किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सपोर्ट मिल सके और सही उनकी काउंसलिंग हो सके, सही उनको हम तरीके बता सकें कि किस तरह इस डिसऑर्डर को उन्हें अपने अंदर से ख़त्म करना है और किस तरह नॉर्मल रूटीन पे लेके आना है अपनी लाइफ को। आज का दूसरा ईटिंग डिसऑर्डर जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसको कहते हैं ऑर्थोरेक्सिया। ये भी आजकल पाकिस्तान में आपको बहुत ज़्यादा कॉमनली लोगों में नज़र आना शुरू हो गया है। ऑर्थोरेक्सिया बेसिकली ये होता है कि कोई भी इंडिविजुअल जिसके अंदर ये डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाए, उसको हर वक्त ये होता है कि वो बस हेल्दी खाना खाए,
और हेल्दी खाना खाने की अर्ज में वो सारे जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं कहीं ना कहीं वो मिस कर रहा होता है कि सिर्फ हेल्दी खाना है, सिर्फ वेजिटेबल्स खानी है, गोश्त कम खाना है, दालें कम खानी है, फैट्स कम लेने हैं, घी या मक्खन कम खाना है। लेकिन ये सब चीज़ें भी कम अमाउंट्स में, मॉडरेट अमाउंट्स में, लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। और यंग एडल्ट्स और टीनेजर्स के अंदर तो बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे तो ये चीज़ें या ये ग़िज़ाएँ ज़्यादा अमाउंट्स में खानी ज़रूरी हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल या फैट्स ये सब हमारी बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो हेल्दी ईटिंग के चक्कर में हम ऐसे लोग जो हैं वो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स खाना बंद कर देते हैं इस ख्याल में कि ये तो उनका वज़न बढ़ाएगा या ये इनकी वजह से इनको आगे जाके हार्ट की बीमारियां हो सकती है या आगे जाके डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। जिन लोगों को ऑर्थोरेक्सिया का डिसऑर्डर स्टार्ट हो चुका हो, उनका हमें पता इस तरह चल सकता है कि अगर कभी आप उनको सुपरमार्केट या किसी ग्रोसरी स्टोर लेके जाएं तो हर वक्त वहाँ पे हर चीज़ उठा के उसके इंग्रेडिएंट देख रहे होंगे, उसका लेबल चेक कर रहे होंगे कि उसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितनी चीनी है, कितने प्रोटीन्स हैं, कितने फैट्स हैं। इसके अलावा जो भी आप घर में चीज़ लाएंगे वो उसको बार बार देख रहे होंगे और हर वक्त उनको यही होगा कि पता नहीं इन इंग्रेडिएंट्स का क्या रोल है हमारी बॉडी में, ये हेल्दी हैं नहीं हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग जो है वो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वाले फूड्स जो हैं वो छोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे सबसे पहले गोश्त छोड़ेंगे, फिर घी मक्खन ये सब छोड़ेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ये हमारी डेली इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको छोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता ये लोग चीनी छोड़ना शुरू कर देते हैं, फिर रोटी छोड़ना शुरू कर देते हैं कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, सब्जियां छोड़ना शुरू कर देते हैं, दालें छोड़ना शुरू कर देते हैं कि इस तरह वो अपने जो एसेंशियल जो उनको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है उनकी बॉडी को, वो आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर देते हैं हेल्दी ईटिंग के चक्कर में। इसके अलावा वो खुद को तो देख रहे होते हैं कि वो हेल्दी ईटिंग खा रहे हैं, लेकिन बाकी सब जो उनकी फैमिली या उनके दोस्त हैं उनकी भी डाइट में इंटरफेरेंस करना शुरू कर देते हैं कि उनको भी बार बार कहना शुरू कर देते हैं कि ये जो खाना है आप खा रहे हैं ये ठीक नहीं है, या आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और इसी तरह वो हर वक्त सोशल मीडिया पे भी उन्हीं पेजेस को लाइक कर रहे होते हैं और फॉलो कर रहे होते हैं जहाँ पे सिर्फ सब्जियाँ, हेल्दी फूड और सैलड्स का जिक्र हो रहा हो, उधर से ही रेसिपीज़ देख के बनाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोगों में जब इनको इस टाइप की सब्जियां या सैलड्स ना मिलें और उनको नॉर्मल खाना खाने को मिले तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन शुरू हो जाती है, वो खाना छोड़ देते हैं कि उन्होंने ये वाला खाना तो खाना ही नहीं है। ऐसे लोगों में कभी कभी कुछ लोगों में हमें नज़र आया है कि उनको बॉडी, अपनी इमेज या अपनी अपीयरेंस जो है वो पसंद नहीं आ रही होती, उसकी वजह से ये वो हेल्दी ईटिंग की तरफ आते हैं। लेकिन कुछ लोगों का वज़न बिल्कुल कम होता है या नॉर्मल होता है, फिर भी वो ऑर्थोरेक्सिया का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ऑर्थोरेक्सिया में भी कोई भी इंडिविजुअल जब वो खाना कम कर रहा है और अपने न्यूट्रिशन को कम कर रहा है तो इसमें भी वही नुकसानात होते हैं जो एनोरेक्सिया में आपने पिछली एपिसोड में देखे होंगे। वही नुकसानात होते हैं कि बॉडी स्लो हो जाएगी, बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी काम करने के लिए, जिसकी वजह से मसाइल ज़्यादा बढ़ेंगे। अगला ईटिंग डिसऑर्डर जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी वो है पीका। पीका एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल को ऐसी चीज़ें खानों की क्रेविंग होना शुरू हो जाती है जो कि नॉर्मल खाना नहीं है, बल्कि बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं जिनकी कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, जैसे बाल खाना, मिट्टी खाना, पेंट को चाटना, डर्ट को खाना। इस टाइप की उसमें क्रेविंग होना शुरू हो जाती है और ये अक्सर हमें बच्चों में नज़र आती है कि बच्चे अक्सर मिट्टी खा रहे होते हैं या पेंट खा रहे होते हैं। यूजुअली जिन लोगों में हमें या जिन बच्चों में हमें इस टाइप के मसाइल नज़र आ रहे हों तो हम उनमें ज़रूर हमारा ब्लड सीपी करवाते हैं ताकि चेक कर सकें कि पेशेंट में आयरन की डिफिशिएंसी तो नहीं है, क्योंकि ये उन लोगों में ज़्यादा नज़र आता है जिनमें आयरन की कमी हो गई हो। इसके अलावा ये चेकअप भी ज़रूर करवाते हैं कि किसी बच्चे में या किसी एडल्ट में अगर ये हो रहा हो तो कोई इंटेस्टाइन का मसला तो नहीं है, कहीं से इंटेस्टाइन ब्लॉक तो नहीं है। इसके अलावा क्योंकि उसने पेंट खा लिया या कोई ऐसा सब्सटेंस खा लिया उस इंडिविजुअल ने जो कि हमारी सेहत के लिए हार्मफुल हो सकता है और पॉइजनस हो सकता है, तो उनका भी टेस्ट करवाना चाहिए कि ब्लड में कहीं उस सब्सटेंस का लेवल हाई ना हो गया और पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को पॉइजन ही ना कर रहा हो वो सब्सटेंसेस खाकर।
यूजुअली पीका का मसला उन्हीं लोगों में नज़र आता है जिनको किसी किस्म का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो, जैसे शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट हो, या बच्चों में ऑटिज़म का डिसऑर्डर होता है वो वाला डिसऑर्डर हो, या कोई भी उनको मेंटल डिसेबिलिटी हो किसी इंडिविजुअल को या किसी बच्चे को। इसके अलावा जब पेशेंट कोई ऐसा होता है जो मेल नरिश्ड होता है, जिसकी प्रॉपर डाइट नहीं होती किसी भी वजह की वजह से, या उसमें आयरन की कमी होती है, तब भी पीका का ये साइन नज़र आता है। पीका किसी एज ग्रुप के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये बच्चों में भी हो सकता है, ये बड़ों में भी हो सकता है, ये मर्दों में भी हो सकता है, ये फीमेल्स में भी उतना ही हो सकता है। यूजुअली जिन लोगों में ये वाला मसला नज़र आ रहा हो उनमें हम लैब टेस्ट करवाते हैं आयरन के, कैल्शियम के और डिफरेंट मिनरल्स के चेक करने के लिए कि इनकी कोई कमी तो नहीं है। और यूजुअली मल्टीविटामिन के सिरप बच्चों में दे के और बड़ों में मल्टीविटामिन की टैबलेट्स दे के ये डिसऑर्डर यूजुअली ठीक हो जाता है, क्योंकि इसका पीछे जो अभी तक कॉज सामने आया है वो यही है कि किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कोई डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कि कम हो गया है, उसकी वजह से ये डिसऑर्डर सामने आता है। अगला एक कॉमन ईटिंग डिसऑर्डर है, उसको हम कहते हैं रूमिनेशन डिसऑर्डर। रूमिनेशन डिसऑर्डर के अंदर मेन मसला ये होता है कि जब भी कोई इंडिविजुअल खाना खाता है उसके बाद अचानक से उसका खाना वो वापस बाहर निकाल लेता है। वॉमिटिंग नहीं करता लेकिन मुंह तक वो दोबारा खाना ले आता है, और वो इंडिविजुअल फिर जो खाना वापस आया होता है उसको दोबारा चबा के दोबारा अंदर कर लेता है, या फिर कभी कभी बाहर भी निकाल देता है। यूजुअली देखा गया है कि रूमिनेशन डिसऑर्डर में जब ये खाना बाहर आता है तो पेशेंट परेशान नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता है, ना ही ये वो जानबूझ के कर रहा होता है। कोई इंटरनल मसला होता है जिसकी वजह से बार बार उसका खाना बाहर को निकल आता है। रूमिनेशन डिसऑर्डर हम किसी पर्सन को कहते हैं कि तब है जब 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है और बार बार ये मसला उसके साथ पेश आ रहा है, और ये मसला इस वजह से नहीं है कि उसको कोई इंटेस्टाइन का या अपनी ईसोफेगस का या पेट का कोई मसला है, वो मसला उसमें डायग्नोज नहीं हुआ हुआ, लेकिन फिर भी खाना बाहर आ रहा है पेशेंट के मुंह तक। यूजुअली इसको डॉक्टर्स ठीक इस तरह करते हैं कि डॉक्टर्स कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं पेशेंट को, डिफरेंट सांस लेने की एक्सरसाइजेस, सांस अंदर करने की एक्सरसाइजेस, जिससे जिसको ये मसला पेश आ रहा हो वो फिर खाना भी वो अपना अंदर ही रखता है और बाहर उसका खाना नहीं निकलता है। या यूजुअली बच्चों को सिखाया जाता है कि ये खाना अंदर ही रखना है और कोशिश भी बिल्कुल नहीं करनी कि इसको किसी तरह बाहर दोबारा मुंह तक लेके आए। तो ये मसला यूजुअली एक्सरसाइजेस के साथ और थोड़ी सी काउंसलिंग के साथ ठीक किया जाता है। आज जो आखिरी डिसऑर्डर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसको हम कहते हैं अदर स्पेसिफाइड फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर, ऑस्फिड भी कहते हैं इस डिसऑर्डर को। ऑस्फिड कहीं ना कहीं एनोरेक्सिया और बुलिमिया के बीच में है, लेकिन ये ख़तरनाक बीमारी हो सकती है जिनके अंदर ये डेवलप हो जाए, और इसको ठीक करना ज़रूरी है। और अच्छी बात यह है कि ये ट्रीटेबल है, यानी इसका इलाज मौजूद है। ऑस्फेड के अंदर फर्दर 5 किस्म के मुख्तलिफ और डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 है एटिपिकल एनोरेक्सिया। एटिपिकल एनोरेक्सिया में बिल्कुल एनोरेक्सिया वाले ही मसाइल होते हैं कि अचानक से इंडिविजुअल खाना खाना बंद कर देता है, बिल्कुल नहीं खाता, लेकिन ऐसे लोगों में वज़न जो है वो नॉर्मल रेंज में ही रहता है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होता जैसे एनोरेक्सिया में हो रहा होता है। इसके अलावा बिंज ईटिंग डिसऑर्डर भी ऐसे लोगों में हो सकता है, लेकिन कम ड्यूरेशन के लिए। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर जिनमें बिल्कुल होता है उनमें तो ज़्यादा टाइम के लिए वो बिंज ईटिंग वाला सिम्टम्स आते हैं कि वो ज़्यादा टाइम पेशेंट बार बार खा रहा होता है। लेकिन जब हम ऑस्फिड, वो उसमें डिफरेंट टाइप का बिंज ईटिंग डिसऑर्डर होता है जो कुछ अरसे के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आई हो तब बस वो पेशेंट बिंज ईटिंग करता है। इसी तरह ऑस्फर्ड में एक बुलिमिया नर्वोज़ा की भी टाइप आती है, लेकिन जो 3 महीने से कम हो, सिर्फ 3 महीने तक पेशेंट बहुत ज़्यादा खा रहा हो, लेकिन उसके बाद जब उसका रिस्क फैक्टर या स्ट्रेस जिसकी वजह से हो, जिसकी वजह से उसने खाना ज़्यादा किया हो, वो रिमूव हो जाए तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसी तरह ऑस्फेड के अंदर एक नाइट ईटिंग सिंड्रोम भी आता है, यानी रात को पेशेंट सो रहा होता है, अचानक उठता है तो उठते साथ ही पेशेंट को भूख लग जाती है, वो दोबारा से खाना शुरू कर देता है, बेशक उसने रात को कितना भी अच्छा डिनर क्यों ना किया हो, लेकिन जैसे ही आँख खुलती है वो खाना शुरू कर देता है पेशेंट। ऑस्फेड में भी जो सिम्टम्स हैं वो एनोरेक्सिया या बुलिमिया जैसे ही आ सकते हैं, डिपेंडिंग पेशेंट को कौन सा मसला है। यूजुअली
वज़न कम करना, डाइट करना, अपने खाने पे कंट्रोल करना, ये मसाइल तो ऑक्सफेड में भी नज़र आते हैं। इसके अलावा कुछ कंडीशन में हमें वज़न गिरता हुआ नज़र आता है पेशेंट को, क्योंकि वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा, थायराइड हार्मोन्स नहीं बन रहे होंगे, बॉडी में फ़ैट इतना नहीं होगा, उसकी वजह से पेशेंट को ठंड लग रही होती है। इसके अलावा वो सर्टेन कुछ खानों को रिफ्यूज़ कर रहा होता है कि ये वाले खाने उसने नहीं खाने। इसके अलावा पेशेंट बार-बार कह रहा होता है कि उसका वज़न ज़्यादा हो गया है, जबकि उसका वज़न असल में कम हो रहा होता है। हर वक्त पेशेंट कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ होती है, दर्द हो रहा होता है पेट में, इसके अलावा थकन होती है। इसके अलावा वो लोग जिनके अंदर ऑस्टफेट के अंदर बुलिमिया या बिंज ईटिंग वाले सिम्टम्स आते हैं, तो अगेन उनमें कुछ टाइम के लिए बिंज ईटिंग वाला डिसऑर्डर आता है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा खाना खा रहे होते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड के बाद खाना खाना शुरू कर देते हैं, और इसी तरह जब वो बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो फिर खुद ही जानबूझ के वो वॉमिटिंग करने की कोशिश करते हैं कि अब वो सारा खाना जो है वो निकल जाए और उनका वज़न ना बढ़े। या दवाइयाँ लेके, ऐसी दवाइयाँ जिनकी वजह से उनका डायरिया हो जाए, जिसको हम लैक्सेटिव कहते हैं, जिसकी वजह से स्टूल पास हो, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन ना हो, ऐसी दवाइयाँ लेके बार-बार अपने आप बॉडी में से सारा जो खाना खाया उसको पास आउट करवा देते हैं और ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं दोबारा से। इसके अलावा ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं ताकि उनका पेट भर जाए और उनको भूख ना लगे। इसके अलावा कुछ लोग जो है इनमें खाना मिस कर देते हैं, नहीं खाते टाइम पे, इनको यूजुअली स्वेलिंग हुई हुई होती है उनके मुंह में, उनके जॉज़ में, क्योंकि प्रॉपर विटामिन्स नहीं ले रहे होते, क्योंकि खाना ही प्रॉपर नहीं खा रहे। ऐसे लोगों में नींद के भी मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, पेट में दर्द ज़्यादा हो रही होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर नहीं होती, ड्राई स्किन हो रही होती है, नेल्स और बाल बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं पेशेंट में, क्योंकि बार-बार वो वॉमिटिंग कर रहे होते हैं, इसकी वजह से उनके दांत भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और बार-बार उनके दांतों में कैविटीज़ होना शुरू हो जाती है, और अगेन उनके ज़ख्म ठीक नहीं होते ऐसे लोगों में। बड़ा ज़रूरी है ये चेक करना कि बेशक इनमें शायद कम टाइम के लिए एनोरेक्सिया या बुलिमिया या बिंज ईटिंग वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन आ ज़रूर रहे हैं, और अगर हम इस टाइम पे इनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और इनको थेरेपी इनकी स्टार्ट नहीं करेंगे, तो कुछ अरसे बाद दोबारा ये सिम्टम्स आ सकते हैं, और हो सकता है उस वक्त सिम्टम्स ये ख़त्म ना हो, पेशेंट की आदत ये ख़त्म ना हो और वो खाना छोड़ना शुरू कर जाए या बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दे और प्योरली वो एनोरेक्सिया या बुलिमिया की तरफ मूव कर जाए या बिंज ईटिंग डिसऑर्डर की तरफ मूव कर जाए। तो अगर हम टाइमली पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लेंगे, अगर 1 महीने का एपिसोड हुआ हो या 2 महीने तक सिर्फ पेशेंट को ये वाले सिम्टम्स आए हों, लेकिन हम थेरेपी प्रॉपर स्टार्ट कर देंगे, तो बहुत चांसेस हैं कि पेशेंट को ये आइंदा ज़िंदगी में ऐसे मसाइल नहीं पेश आएंगे। उम्मीद है आपको आज की एपिसोड तक सारे ईटिंग डिसऑर्डर्स से आप फेमिलियर हो चुके हैं, और अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको कोई मसला है या आपके घर में या आपके दोस्तों में आपको लगा है कि आज जो हमने ईटिंग डिसऑर्डर्स पढ़े हैं उनमें से कोई मसला है, तो हमारी वेबसाइट पे जाके हमारा स्क्रीनिंग टूल जो कि उर्दू में अवेलेबल है उसको फिल करें, ताकि हमारे पास आपका जवाब आ सके और हम आपको फिर जो है वो सही गाइड कर सकें और जवाब दे सकें कि कौन सा ईटिंग डिसऑर्डर उस पर्सन के अंदर है और इसको किस तरह ठीक किया जा सकता है, और हम आपको एक प्रॉपर डॉक्टर से लिंक करवा दें ताकि एक अच्छी ट्रीटमेंट उस पेशेंट की हो सके और उसको टाइमली जो है वो ट्रीट किया जा सके, क्योंकि ये मसाइल को अगर टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो पेशेंट फर्दर डिप्रेशन और स्ट्रेस में चला जाता है, तो इससे बेहतर वो और दवाइयाँ पेशेंट को डिप्रेशन की खानी पड़े, इससे पहले ही इन मसाइल का हल हम ढूंढ लें। तो आज की एपिसोड के लिए इतना ही। कल हम आपके साथ एक नई एपिसोड लेके आएंगे हमारी ईटिंग डिसऑर्डर अवेयरनेस वीक की। इसके अलावा सैटरडे को हमारा लाइव इवेंट है, जिसके लिए अगर आप अपने ईटिंग डिसऑर्डर की स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी भेज सकते हैं, और लाइव इवेंट के दौरान भी आप शामिल हो सकते हैं, वहाँ पे भी हमारे साथ स्टोरी डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपकी स्टोरी डिस्कस करेंगे और साथ ही आपको तरीके बताएंगे कि आप किस तरह जो है वो इनसे कोप कर सकें और किस तरह आप फाइट कर सकें इन ईटिंग डिसऑर्डर से और रिकवर कर सकें। तो अगेन, जैसे मैंने पिछली दफ़ा कहा था, लेट्स ब्रेक दिस मेंटल हेल्थ स्टिग्मा, लेट्स ब्रेक द बैरियर्स एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स रिकवरी। वी कैन डू इट टुगेदर। सिर्फ सपोर्ट की हमें ज़रूरत है और आपको
अपना ख्याल रखिएगा, अपने आस-पास रहने वाले, अपने रिश्तेदारों, अपने फ्रेंड्स का ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।